हेलो दोस्तों, मैं एक्शन आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स की क्लास और चैप्टर नंबर 3 के आज न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली वाली क्लासेस में। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 के भी न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं और हम लोग केवल वही न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और इसको शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचता है जिससे सारे बच्चे फायदा उठाते हैं इससे और हमें उनकी दुआएं मिलती हैं, ठीक है। तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और इसे मैं कहना चाहूंगा शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। एक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 के आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ये आज हम लोग बखूबी जान जाएंगे। और इसके बाद में एक और क्लास आ सकता है चैप्टर नंबर 3 के लिए। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है चैप्टर नंबर 3 के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आपने पूरा का पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसी चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट सर्च करिएगा और आसानी से आप वहां पर पाएंगे, सारे वीडियोस पढ़ सकते हैं। या फिर हमारे आर्या कोचिंग ऐप पर जाकर के इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जहां पर हमने बहुत ही शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर हमने डिस्कस किया है और उनको बखूबी मैंने समझाया है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स का क्लास। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आज सुनिएगा आप लोग और उसके बाद में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। दिया है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, आपको पता ही होगा और इसी का इस्तेमाल इसमें हमें करना है। क्या है? दिए गए चित्र में AC के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया है और A और C के बीच में विभवांतर आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा चित्र किस प्रकार का दिया है। तो चित्र कुछ इस प्रकार का दिया है। यहां पर एक प्रतिरोध लगा है, एक यहां पर भी प्रतिरोध लगा है, एक यहां पर भी प्रतिरोध लगा है और एक प्रतिरोध यहां पर भी लगा है। ओके, इस तरह से प्रतिरोध लगा है और एक प्रतिरोध है यहां पर, और यहां से एक बैटरी से इसको जोड़ा गया है और इससे इस तरह से जोड़ दिया गया है। ये पॉइंट A है, ये D है, ये C है, ये B है। ओके, ये 40 ओम का प्रतिरोध है, ये वाला जो है 20 ओम का प्रतिरोध है, ये 60 ओम का प्रतिरोध है, ये 40 ओम का प्रतिरोध है और ये वाला भी 20 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। यहां जो वोल्टेज लगाया गया है वो 110 वोल्ट है हमारा। अब आपसे पूछा क्या गया है, A व C के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। दिमाग आपको क्या लगाना है, A और C के बीच अगर आपको विभवांतर ज्ञात करना है तो A और C के बीच के विभवांतर को ज्ञात करने के लिए विभवांतर V बराबर में होता है IR। अगर हम I का मतलब इसमें बहने वाली धारा निकाल ले और R मतलब AC का प्रतिरोध, तो I और R अगर हमें पता हो जाए A और C के AC की, तो हम आसानी से इसका हम विभवांतर निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत है यहां पर, R तो हमें पता है, AC का जो प्रतिरोध है वो हमारा 60 ओम है, पता है, लेकिन I अभी नहीं पता है, मतलब धारा इसमें कितनी बह रही है हमें नहीं पता है। तो चलो अब हम धारा निकालने का सबसे पहले प्रयास करते हैं और उसके बाद में विभवांतर निकालेंगे। ध्यान से देखिए, यहां से धारा प्रवाहित होना शुरू होगी, यहां पर आएगी और इस बिंदु पर आते ही 3 भागों में धारा बटेगी। अब 3 भागों में धारा बटेगी तो अगर हम बात करें कि ये वाला 40 ओम का प्रतिरोध है और ये धारा इस तरह से जाकर के फिर इधर आनी है, इसको इधर ही तो आना है। दूसरी धारा एक यहां पर है, ये इस तरह से जग गई है, C पर पहुंचेगी और C से फिर इधर साइड में आएगी, नीचे की ओर आएगी और इस तरह से। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, AD की ओर धारा जाएगी और AD से फिर DC की जाएगी, फिर इधर आएगी। तो अभी हम अगर ध्यान से देखें, यहां पर धारा 3 भागों में बंटने वाली है। ये अगर I1 है, इसमें अगर I1 धारा है तो इसमें हम इसको I2 कह देते हैं। I2 धारा मतलब 60 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी है, I2। अब अगर हम इस वाले तार की बात करें तो इधर देखिएगा 40 ये और 20 ये,
40 20 60 ये भी हो जाएगा और 60 ये भी था। 60 ओम में धारा अगर I2 है तो समझ लीजिएगा कि इधर वाले तार में भी धारा I2 ही होगी, बराबर धारा होगी ना। हम अगर कहें आपसे कि ये एक प्रतिरोध है 10 ओम का है और ये एक प्रतिरोध है और दूसरा ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये 5 ओम का है, ये 5 ओम का है, यहां पर से धारा प्रवाहित होती है। तो यहां पर अगर 10 एम्पियर की धारा बह रही थी, यहां पर आकर के इसमें और इसमें कितनी जाएगी, तो हम देखेंगे 10 एम्पियर इधर भी है, 10 ओम इधर भी प्रतिरोध है और 10 ओम इधर भी प्रतिरोध है। तो अगर 10 ओम प्रतिरोध है तो इसका मतलब है धारा भी बराबर बराबर जाएगी, 5 में बढ़ जाएगी। समझ रहे ना। इसी प्रकार यहां पर देखिए ए से इधर की ओर जो गई है वो 40 और 20 60 ये भी है, और ए से सी की ओर जो ये सीधे गई है वो भी 60 है। जब ये भी 60 ये भी 60 तो हम कह सकते हैं इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो भी बराबर मात्रा में ही जाएगी, जितनी इधर जाएगी उतनी इधर जाएगी। तो हम कह सकते हैं अगर I2 इसमें है तो I2 ही इसमें होगी, और ये I2 होते हुए यहां पर आएगी और ये I2 होकर के यहां पर आएगी। अच्छा, ये वाली I2 भी C पर पहुंचेगी, ये वाली I2 भी C पर पहुंचेगी और C से फिर इधर साइड में आएगी, तो इधर साइड में जो धारा आएगी 2I2 आएगी। I2 इसकी 2I2 धारा इस वाले प्रतिरोध में बह रही होगी और आकर के इससे वापस आ जाएगी, जिसमें से ये भी मिल जाएगी। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए, आपको I2 निकालना है, हमें विभवांतर A और C के बीच का निकालना है। तो A और C के बीच का प्रतिरोध तो हमें 60 पता है, चलो ठीक है, और इसमें धारा कितनी है अभी हमें नहीं पता है, वो हमें धारा निकालनी है, मतलब जिसे हम I2 से यहां पर व्यक्त कर दिए हैं। अब जरा हम धारा निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे धारा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। धारा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम यहां पर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, और किरचॉफ का द्वितीय नियम आप सबको पता ही होगा, सिग्मा आई आर इक्वल सिग्मा ई, सिग्मा आई आर इक्वल सिग्मा ई। और यहां पर ये बंद पास में ही लगता है, जिसे हम पास नियम भी कहते थे। यहां पर आप कोई बंद पास ले लीजिए, हम एक बंद पास ले लेते हैं ए डी, इनका नाम दे देते हैं पी क्यू। ओके, सो पी ए डी सी बी क्यू, ये वाला बंद पास पूरा ले लिया हमने, ठीक है। तो लिख देते हैं बंद पास पी ए डी सी बी क्यू पी में, एक ये बंद पास है। और इस बंद पास में हम जब चलेंगे तो ध्यान से देखिए, धारा का डायरेक्शन ये है I2 में धारा I2, धारा कितनी I2, तो यहां पर लिखा I2 इंटू में R मतलब 40 प्लस सिग्मा है, मतलब बीजगणितीय योग कर रहा है सबका। इसमें धारा I2, प्रतिरोध 20 प्लस, इधर आ जाइए, इधर आएंगे तो धारा कितनी 2I2, प्रतिरोध 20 प्लस, इधर आएंगे, अब तो कहीं पर प्रतिरोध है नहीं, बराबर में क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल सिग्मा ई, और विद्युत वाहक बल तो एक ही है 110 वोल्ट। ठीक, तो ये 40 I2, ये 20 I2 और ये भी 20 दूना 40 I2, 40 कितना हो गया 80 और 20 100 I2 बराबर में हो गया है हमारा 110। तो I2 बराबर में हो जाएगा 110 बटे 100, 1 0 कैंसिल, और I2 बराबर 1.1 एम्पियर। हमारा I2 निकल आया। जैसे ही हमारा I2 निकला तो हमें पता है I2 इसमें भी गई थी, I2 इसमें भी गई थी, तो I2 तो हमें निकालना था, ये धारा निकाल ली है। इसमें बहने वाली धारा अगर हमने निकाल ली है तो अब और A और C के बीच का विभवांतर लगा सकते हैं। तो निकाल सकते हैं A व C के बीच विभवांतर। ओके, A व C के बीच का विभवांतर जिसे VAC कह देते हैं। V बराबर IR होता है, तो I का मतलब है I2 यहां पर, R का मतलब यहां पर प्रतिरोध होगा 60 वाला। ठीक है, तो यहां पर VAC बराबर में I2 कितना है, तो I2 है 1.1, R कितना है 60 ओम, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन जाएगा 6 तो ये बन जाएगा हमारा पूरा का पूरा 66 वोल्ट। ओके, तो ये कितना हो गया 66 वोल्ट। आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सब कुछ हो सकता है, केवल और केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो हमने दिमाग लगाया और उत्तर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 66 वोल्ट ये आंसर हमारा आ चुका है। क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि आखिर आगे हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है,
देखिएगा बहुत आसानी से क्वेश्चन नोट करें और इसको अपने आप लगाने का प्रयास करें, और उसके बाद में जब ना लगे इसे देखिए और आसानी से आप लगा पाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, समझ में आया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है। दिया है 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर धारा वाले, 200 वोल्ट और 0.2 एम्पियर धारा वाले, वोल्टेज कितना है 200, धारा कितनी है 0.2 एम्पियर, धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तार की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, जिसे हम 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे L बराबर 0.20 मीटर कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में दिया है तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो लिखते हैं, वो दिया है 5 गुणा 10⁻⁷ ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं, 5 गुणा 10⁻⁷ ओम मीटर है। तार का व्यास ज्ञात कीजिए, तार का व्यास आपको ज्ञात करना है। ठीक, हमें मालूम है व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना। अब ध्यान से देखिएगा, हमें पता है, और क्या पता है, हमें व्यास ज्ञात करना है अगर तार का, तो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है आर का, प्रतिरोध का। आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, और रो के पदों में यही एक फॉर्मूला है, तो हमने तुरंत फॉर्मूला याद आपका आना चाहिए। रो इज इक्वल पी आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये होता है। यहां से अगर हम ए निकालें, क्योंकि हमें त्रिज्या कहां से मिलेगी, हमें व्यास निकालना है तो त्रिज्या लेना होगा, और त्रिज्या कहां से मिलेगी, क्षेत्रफल से ही मिल सकती है। तो ए इधर कर देते हैं, आर को अपान में कर देते हैं, तो ए इज इक्वल टू बन जाएगा रो इंटू एल अपान में आर। ओके, अब ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर में रो इंटू एल अपान आर, और यहां पर पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर में रो इंटू एल अपान आर। ओके, इसके बाद में हम लोग 7 ऊपर कर देंगे, 22 नीचे, तो आर स्क्वायर बराबर में रो इंटू एल अपान आर इंटू में 7/22, इतना हो गया। और यहां पर हम लोग बस इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। रो का वैल्यू हमें पता है, ये रख देंगे। एल का वैल्यू हमें पता है, ये रख देंगे। आर का वैल्यू पता है हमें, आर का वैल्यू नहीं पता है ना। अब आर का वैल्यू नहीं पता है तो सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। आर बराबर वी अपान आई होता है, आपको पता ही है, तो आर बराबर वी अपान आई होता है, तो आर बराबर वी की जगह पर 200 और आई की जगह पर 0.2, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 2 से काट दिया 1000, तो आर बराबर आ गया 1000 ओम, जिसे हम 10⁻³ ओम कह सकते हैं। तो आर की जगह पर 10⁻³ ओम रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपको आंसर निकाल करके हमें बताना है कैलकुलेशन करके, और आर का मान नहीं बल्कि आर का मान निकलेगा तो उसके बाद में व्यास निकालेंगे, तो क्या करेंगे, आर का दुगना करना पड़ेगा। ठीक है, तो दुगना कर लेंगे आर का, आसानी से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आपको बताना है, इसको कमेंट करके लगाइएगा जरूर, लेकिन ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार आया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। चलो अब अगले क्वेश्चन की बारी है, और अगला क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखिएगा। एक चित्र दिया गया है और बताया गया संलग्न चित्र में यदि धारामापी जी में कोई विक्षेप नहीं है तो इस दशा में प्रतिरोध आर का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान परिकलन कीजिए। ठीक है, यहां पर एक चित्र दिया है और इस चित्र का हम यहां पर चित्र को ड्रा कर देते हैं पहले। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस तरह से व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन दी गई है, इस तरह से, और इसके बाद में यहां पर एक वोल्टेज लगाया गया है, सेल लगाया गया है इस तरह से। इसमें धारा जो है वो I2 है और इसमें धारा जो है वो I1 है। 15 ओम का ये प्रतिरोध है और ये R है जो हमें पता नहीं है। बिंदु A ये है, B ये है, C ये है और D ये है। यहां पर 30 ओम का प्रतिरोध है और यहां पर 6 ओम का प्रतिरोध है। यहां पर धारा मापी लगी है। आपने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा होगा। बताया गया इसमें धारा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2,
बात क्लियर? इसमें I1 प्लस I2, यहां पर आकर के I1 उधर I2 इधर, क्लियर है? अब यहां पर यह बताया गया है, ये वोल्टेज भी दिया है, 6 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया है और हमें क्या करना है, सुनिएगा जरा। संलग्न चित्र में यदि धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं है तो इस दशा में प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है, उसके बाद में इसमें प्रवाहित धारा का मान परिकलित कीजिए, मतलब धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ये भी हमें ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, धारा हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। बताया गया है धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है। अगर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है तो इसका मतलब है ये शून्य विक्षेप स्थिति है, अर्थात वेटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है। और वेटस्टोन सेतु जब संतुलित अवस्था में होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P/Q बराबर R/S। इसका मतलब है PQRS। ऐसे कर सकते हैं या ऐसे, इनका अनुपात कर सकते हैं। तो P की जगह पर 15, Q की जगह पर 30, R की जगह पर R और S की जगह पर 6। ठीक है, इतना हो गया। अब हम 6 को इधर कर देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे में 15 बटे में 30, और यहां से हम काटेंगे जब तो ये क्या बनेगा हमारा, तो ये बन जाएगा, हम कह सकते हैं 15 दूना 30 और R बराबर में 6 बटे 2, 2 से काट दिया 3, R बराबर 3 ओम। तो पहला आंसर तो हमारा हो गया, जो हमें प्रतिरोध पूछ रहा था वो 3 ओम हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हमें और क्या निकालना है, धारा निकालनी है। अच्छा, धारा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको ये पता होगा और कैसे हम लोग निकालेंगे इस धारा का मान, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका तुल्य प्रतिरोध आखिर कितना है, इस तार का तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो इस तार का तुल्य प्रतिरोध देखिए 15 ये, और इधर R का मान 3 ये, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए, फिर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए, और जो दोनों का योग आएगा उनको समांतर क्रम में जोड़ना, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। तो हम लिख सकते हैं 15 ओम तथा 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, 15 ओम व 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, और 15 ओम और 3 ओम को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध हो जाएगा 18 ओम, तो जिसे हम R डैश लिख देते हैं 18 ओम। इसके बाद में 30 ओम और 6 ओम को, 30 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, और जब इनको जोड़ेंगे तो R डबल डैश बराबर बन जाएगा 36 ओम। ठीक है, अब ये जो 18 ओम है और 36 ओम है, इनको समांतर क्रम में जोड़ लेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। तो तुल्य प्रतिरोध R या फिर 1/R बराबर 1/18 प्लस 1/36, समांतर क्रम में जोड़ना है। 1/R इक्वल यहां पर 36 हुआ, 18 दूना 36, 36 एकम 36, 1/R बराबर 3 बटे 36, काट दिया 12, 1 बटे R बराबर में 1 बटे 12, अर्थात R बराबर में 12 ओम। अच्छा, R का मान 12 ओम आया तो इसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा कितनी होगी, तो कुल धारा हम निकाल सकते हैं, धारा I बराबर, या कुल धारा जिसे हम I1 प्लस I2 कह रहे हैं, तो I1 प्लस I2 बराबर, I बराबर V/R होता है, तो इसे I कह लो या I1 प्लस I2 कह लो। तो I1 प्लस I2 बराबर V/R, V कितना है 6, V/R होता है। तो I1 प्लस I2 बराबर V है 6, R है 12, 6 दूनी 12, I1 प्लस I2 बराबर 1/2 एम्पियर। ये हमारी धारा है I1 प्लस I2, 0.5 एम्पियर जिसे हम लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा 0.5 एम्पियर लिख लो, चाहे ऐसे रखो। I1 प्लस I2 बराबर 0.5 एम्पियर। ये प्रवाहित होने वाली धारा है, इस परिपथ में कुल धारा है। लेकिन I1 और I2 के अलग अलग मान क्या हैं, ये अभी हम लोग नहीं निकाले हैं, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप बंद पास कोई ले सकते हैं, किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं। और किरचॉफ का नियम क्या है तो आपको पता ही होगा, कोई भी बंद पास ले लें। अगर हम इस तरह से एक ये वाला बंद पास ले लें, देखो इस बैटरी के साथ में लेना है, या फिर इनके साथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इनकी बात करें कि इनके सिरों के बीच का जो वोल्टेज होगा वही इनके सिरों के बीच का वोल्टेज होगा। ABCD के सिरों का बीच का वोल्टेज और ADDC
के सिरों के बीच का वोल्टेज समान होगा, क्योंकि समांतर क्रम में ये दोनों हैं, ये वाले और ये वाले, तो हम कह सकते हैं वोल्टेज समान होगा। तो अगर वोल्टेज समान होगा तो हम कह सकते हैं एसी के सिरों पर वोल्टेज बराबर कैसे होगा। यहां पर आपको बोर्ड चमक रहा होगा, एक बार देख लेते हैं कहां पर है और उसके बाद में चलते हैं। ओके, तो यहां पर ठीक है, क्लियर। यहां पर हाँ हमने बताया एसी के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, तो वोल्टेज V बराबर IR होता है, V बराबर IR। अब ध्यान से देखिए इसमें धारा कितनी है, I1, और इसका जो प्रतिरोध था दोनों का मिलाकर के वो था 18, 15 3 18, तो कह सकते हैं IR, R मतलब 18, I1 इंटू R, और इतना ही इधर का होना चाहिए, मतलब 30 और 6 36 होना चाहिए, और यहां पर धारा कितनी है I2। तो ये दोनों बराबर अगर होने चाहिए तो हम कह सकते हैं I1 बराबर में 36 I2 बटे में 18, 18 दूना 36, तो I1 बराबर में 2I2 हो जाएगा। I1 बराबर में 2I2। अगर I1 बराबर 2I2 हो गया है तो ये एक समीकरण ये बन गया और एक समीकरण ये बन गया। इन दोनों समीकरणों को हल करके आप लोग इनके मान निकाल सकते हैं, I1 और I2 के निकाल लेंगे ना। I1 की जगह पर यहां पर 2I2 रख दो और वैल्यू निकाल लो, जो भी आ जाए आप लोगों को बताना है। अब इतना छोटा कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, हमारे बोर्ड में भी जगह नहीं बची है, तो आप लोग ये कैलकुलेशन कर लेना और आपको कमेंट में आपको आंसर इसका बताना भी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग और आगे का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, मैंने बताया है, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, दर्शाए गए चित्र में फिर एक चित्र दर्शाया गया है और इसमें क्या करना है अभी देखते हैं, ठीक है। दर्शाया गया है जो चित्र, उसको मैं आपके सामने बना करके दिखाता हूं। इस तरह से एक चित्र है जिसमें दो प्रतिरोध है और इनका संबंध एक तीसरे प्रतिरोध से भी है, और ये तीसरा प्रतिरोध थोड़ा बड़ा यहां पर बनाया गया है इस तरह से, और इनके सिरों पर लगाया गया है वोल्टेज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये है बिंदु A और यहां पर बिंदु है B। ये 10 ओम का प्रतिरोध है, ये 20 ओम का प्रतिरोध है। यहां पर एक धारामापी G लगानी है, इसको धारामापी G को कहां पर स्पर्श कराना है ये पूछा गया है। इसने कहा है दर्शाए गए चित्र में AB की लंबाई 4 मीटर है, A से B की लंबाई जो है वो 4 मीटर की है भाई, 4 मीटर A से B की लंबाई है, तो AB की लंबाई 4 मीटर है। धारामापी से मुक्त सिरे को AB के किस बिंदु पर जोड़ना चाहिए जिससे धारामापी में अविक्षेप स्थिति होगी प्राप्त हो, ठीक है। मतलब है कि धारामापी के इस सिरे को जिसे जॉकी जैसे टच कराते हैं उसे हम कहां पर स्पर्श कराएं कि जहां पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो, अर्थात धारामापी में कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, अविक्षेप उत्पन्न रहे, अर्थात अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो, तो उसे कहां पर टच कराना चाहिए आपको यह बताना है। 10 ओम का प्रतिरोध है और यहां पर 10 ओम का प्रतिरोध है, 20 ओम का प्रतिरोध है, और इस धारामापी को यहां पर टच कराना है कहीं पर। कहां पर टच कराएं कि जिससे इसमें शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो, यह हमें ज्ञात करना है। और शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें एक बात तो सबसे पहले पता ही है, आप लोगों में यह बात क्लियर ही होगी कि अगर हम मान लें कि शून्य विक्षेप स्थिति इस बिंदु पर मिलती है तो इनकी दूरी को हम x मान लेते हैं इधर से। अगर इधर से x है तो उधर वाली कितनी हो जाएगी, तो 4 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी थी 4, इधर x है तो उधर 4 माइनस x। अब यहां पर हम क्या करेंगे, या फिर L मान लो तो ज्यादा बेहतर है, L से हम लोगों को ज्यादा समझ में आता है ना, तो L मान लेते हैं। इधर की लंबाई L है, इधर की लंबाई 4 माइनस L है। अब हमें मालूम है शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करना है, अर्थात वेट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में रहेगा, तो इनके अनुपात बराबर रहने वाले हैं। अनुपात बराबर रहने का मतलब है 10 और 20 का जो अनुपात होगा वही यहां से यहां तक का तार का अनुपात होगा, जिससे हम अगर यहां P बिंदु रख दें तो AP का प्रतिरोध और PB का प्रतिरोध, इनका अनुपात और इनका अनुपात समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 और 20 का अनुपात बराबर है AP का प्रतिरोध बटे में BP का प्रतिरोध,
का प्रतिरोध। बात क्लियर है ना। अब यहां पर ये तो कैंसिल आउट कर देंगे 1/2। एपी का प्रतिरोध, प्रतिरोध का फार्मूला होता है रो इंटू एल अपान ए। अब देखिए तार तो वही है तो ए तो बदलेगा नहीं, रो भी बदलेगा नहीं, एल लंबाई बदल जाएगी, एपी की अलग और बीपी की अलग। तो हम कह सकते हैं एपी का प्रतिरोध रो इंटू एल, एल की जगह पर यहां पर एपी की लंबाई एल ही मानी है और अपान में ए लिख देते हैं। इसके अपान में बीपी का प्रतिरोध रो इंटू एल, यहां पर एल कितनी है, लंबाई कितनी है 4 माइनस एल, तो 4 माइनस एल अपान में क्या कर देते हैं, तो अपान में ए कर देते हैं। ये ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, क्या बचेगा 1/2 बराबर में एल अपान 4 माइनस एल। तिर्यक गुणा कराएंगे तो 2l हो जाएगा, 2l, तो यहां पर लिखेंगे 2l बराबर में 4 माइनस एल और इस तरह से 3l बराबर में, एल इधर आएगा ना तो 2l में एक l जुड़ेगा बराबर में 4, 3l बराबर में 4 अर्थात l बराबर 4/3 मीटर। हम कह सकते हैं कि ए वाले सिरे से 4/3 मीटर की दूरी पर हमें इसको स्पर्श कराना होगा जहां पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होगी। अगर इस वाले सिरे कहते हैं तो 4 से 4/3 घटा दीजिए तो 1/3 उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को केवल और केवल समझना मात्र होता है और मेन चीज मैंने बताया क्वेश्चन को समझना ही होता है, क्योंकि लगाना कैलकुलेशन तो सभी करना जानते हैं, कैलकुलेशन सब कर लेते हैं बच्चा, केवल समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और इसको कैसे हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन दिया है AB एक 100 सेंटीमीटर लंबा विभवमापी का तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है। यह एक प्रतिरोध R बराबर 40 ओम एवं विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा नगण्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अभी चित्र बना है, मैं आपको दिखाता हूं। धारामापी G की अविक्षेप स्थिति में सेल E2 के विद्युत वाहक बल की गणना करो और आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, चित्र इस तरह से कुछ बना हुआ है। एक प्रतिरोध यहां पर है जो 40 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, और यहां पर एक विद्युत वाहक बल जिसका E1 है, बैटरी लगी है जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। ये बैटरी लगाई गई है, प्लस माइनस सिरा है, और ये जो है एक तार है विभवमापी का AB, इनसे जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, तार की लंबाई को बताया गया है 100 सेंटीमीटर है, तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, और यहां पर एक सेल लगाया गया है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है जो हमें ज्ञात करना है। E1 दिया है 2 वोल्ट। यहां पर एक धारामापी G को लगा करके इसे जो कि J से जोड़ दिया गया है। इस बिंदु को हम लोग अभी के लिए P मान लेते हैं, और ये A और P के बीच की जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है। अब ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा तब आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन में दिया है AB एक 100 सेंटीमीटर लंबा विभवमापी का तार है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, जिसका प्रतिरोध 10 ओम है। मतलब AB का प्रतिरोध दिया है, AB का प्रतिरोध बराबर में 10 ओम। अच्छा, 10 ओम, इसे AB का प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम, जिसे हम R से लिख सकते हैं। R बराबर है 10 ओम, और एक 40 ओम का ये प्रतिरोध दिया है जिसे हम यहां पर लिख सकते हैं R डैश बराबर 40 ओम। ओके, R बराबर 40 ओम जो AB के सिरों का प्रतिरोध है, मतलब AB तार का प्रतिरोध है, और R डैश यहां पर एक अन्य प्रतिरोध है जिसे हम 40 ओम, जिसका वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो बताया है AB एक 100 सेंटीमीटर लंबा विभवमापी का तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है। यह एक प्रतिरोध R बराबर 40 ओम एवं विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, 40 ओम तथा विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ये तार, ठीक है, जुड़ा है। इसके बाद में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, धारामापी G की अविक्षेप स्थिति में सेल के विद्युत वाहक बल या सेल E2 के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। अब एक बात याद रखना, अविक्षेप की स्थिति में सेल E2 के विद्युत वाहक बल का वैल्यू जो होगा वो AP के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। ये हम लोगों ने विभवमापी में पढ़ा था।
विभवमापी में शून्य विक्षेप स्थिति में सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह इन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होता है। तो हम अगर AP के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लें तो समझ लो हमने सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया। और विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V बराबर IR, विभवांतर V बराबर IR। अगर सेल में प्रवाहित धारा मतलब इस तार में प्रवाहित धारा पता हो जाए I और AP का प्रतिरोध पता हो जाए R तो हम इसका विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले प्रवाहित धारा I की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और प्रवाहित धारा I हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर हमें धारा निकालनी है तो धारा I बराबर में क्या होगा, परिपथ में प्रवाहित धारा लिख देना। यहां पर परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर V अपान R होता है। V की जगह पर यहां पर E मतलब E1 होगा, बैटरी की धारा E1 अपान R। R का मतलब होगा ये प्रतिरोध और इसमें धारा बहेगी AB में तो 40 और ये वाले इसका जो प्रतिरोध है 10, दोनों जुड़ जाएंगे अर्थात R और R डैश दोनों जुड़ेंगे अर्थात E1 है हमारा 2 वोल्ट, R कितना है तो R है हमारे पास 10 और R डैश कितना है 40, तो ये हो जाएगा 2/50 जिसे हम 1/25 एम्पियर कह सकते हैं। तो I हमारे पास कितना है 1/25 एम्पियर, I बराबर 1/25 एम्पियर, ये हो गया हमारे पास धारा का वैल्यू। ठीक, अब धारा निकल आई है, प्रतिरोध निकाल लीजिए। प्रतिरोध हमें AB का पता है, AB का प्रतिरोध कितना है 10 ओम। 10 ओम किसका है AB का, तो हमें AP का चाहिए। और आप नॉर्मली ऐसे ही दिमाग लगा करके सोच सकते हैं, अगर सोचना चाहें तो नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि आपको 10 ओम के प्रतिरोध को 40 और 60 इन भागों में विभाजित कर देना है। अगर ये 40 है तो इधर में 60 होगी, 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इनका जो अनुपात होगा, इन तारों का जो लंबाइयों का अनुपात है वो है हमारे पास कितना, तो लंबाइयों का अनुपात है 2:3, क्योंकि 40 और 60 का अनुपात क्या होगा 2:3। तो 2:3 के अनुपात में 10 ओम के प्रतिरोध को बांट देना है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि अगर 100 सेंटीमीटर लंबाई का तार है 10 ओम का, तो 50 सेंटीमीटर लंबाई का तार 5 ओम का होगा। इसी प्रकार यहां पर 40 सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध होगा 4 ओम। तो हम कह सकते हैं कि AP का जो प्रतिरोध होगा, AP तार का प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध जिसे हम R डबल डैश लिख देते हैं, क्योंकि R लिख चुके हैं, R डैश लिख चुके हैं, R डबल डैश, वो कितना होगा 4 ओम केवल होगा, 4 ओम होगा। ये निकाल लेना आप, 4 ओम होगा। तो अब प्रतिरोध है 4 ओम और धारा बह रही है 1/25, तो इनका विभवांतर कितना होगा, तो AP के सिरों के बीच का विभवांतर जिसे VAP लिख देते हैं वो V बराबर IR, I और R डबल डैश। तो VAP बराबर में I कितनी 1/25 और R डबल डैश का मतलब 4, अर्थात VAP बराबर में 4/25 और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 0.16 ओम वोल्ट निकल के उत्तर आ जाएगा। कितना इजी है, बहुत ही आसान है। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का बिल्कुल दिया गया है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार का बिल्कुल क्वेश्चन है, इसमें भी इसी प्रकार की पूरी बातें कही गई हैं, विभवमापी पर ही आधारित है। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में विभवमापी के तार, पहले हम चित्र ही बना देते हैं। एक विभवमापी का तार है जिसकी लंबाई इसमें भी 100 सेंटीमीटर ही दी है AB। ठीक है, यहां पर एक बैटरी जोड़ी गई है जिसका विद्युत वाहक बल है E और एक यहां पर प्रतिरोध लगा हुआ है R, और इस तरह से यहां पर एक कुंजी लगा करके और इसको दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया है जहां पर B था। और यहां पर एक सेल लगाया गया है जिसका विद्युत वाहक बल जो है वो हमारा E1 है, और सेल को एक धारामापी G से जोड़कर इससे जोड़ दिया गया है और इस बिंदु को C नाम दे दिया गया है। यह धारामापी G है। अब बताया गया है, अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। बताया गया है दिए गए चित्र में विभवमापी के तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं अभी भी इसमें भी लंबाई क्या है 100 सेंटीमीटर, उसी प्रकार का क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, 100 सेंटीमीटर है तथा प्रतिरोध 5 ओम है। AB का आपकी बार प्रतिरोध जो दिया है, AB का प्रतिरोध बराबर दिया है 5 ओम।
5 ओम, जिसे हम R कहेंगे। R इज इक्वल टू क्या है 5 ओम। देखो R यहां पर लिखा है तो हम लोग R नहीं इसे R डैश करते हैं। R डैश कितना है 5 ओम। AB का प्रतिरोध है 5 ओम। इसके बाद में बताया गया प्रमाणिक सेल E का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। ये जो प्रमाणिक सेल E है इसका विद्युत वाहक बल है 6 वोल्ट। ठीक है, तो E बराबर दिया है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट है। इसके बाद में आगे बताया गया है 6 वोल्ट है तथा प्रतिरोध R का मान 6 ओम रखा जाता है। प्रतिरोध R ये जो है वो कितना है 6 ओम है। अन्य प्रतिरोध जो लगा है वो 6 ओम का प्रतिरोध है। E1 के लिए अविक्षेप बिंदु C पर प्राप्त होता है। इसके बाद में जहां AC बराबर है 75 सेंटीमीटर, A से C की लंबाई जो है 75 सेंटीमीटर है। आपको ज्ञात करना है नंबर 1 विभवमापी तार में प्रवाहित धारा। नंबर 1 प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। प्रवाहित धारा अर्थात I आपको ज्ञात करना है। और नंबर 2 पर आपको और कुछ याद करना है, यहीं पर लिख देता हूं यार मैं, ठीक है। नंबर 2 पर आपको ज्ञात करना है सेल E1 का विद्युत वाहक बल। E1 का विद्युत वाहक बल ये भी आपको ज्ञात करना है। अब देखिएगा ये कैसे ज्ञात करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। अभी हम लोग ज्ञात ही करेंगे। अभी हम लोगों ने ऐसे ज्ञात भी किया था। I बराबर होता है, पहला वाला स्टेप लगाते हैं, I बराबर में होता है V अपान R, यहां पर E अपान R की जगह पर R प्लस R डैश दोनों रहते हैं यहां पे। तो I इज इक्वल टू E कितना है 6 वोल्ट और R कितना था हमारे पास 6 ओम और R डैश कितना है 5। तो I बराबर में 6/11 एम्पियर। ये वैद्युत धारा पहला पार्ट इसका लग गया। नंबर 2 हमें क्या ज्ञात करना है E1 का विद्युत वाहक बल। और हमें पता है E1 का विद्युत वाहक बल A और C के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो A और C के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं, E1 का विद्युत वाहक बल अपने आप ज्ञात हो जाएगा। A और C के बीच का विभवांतर हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए आपको AC का प्रतिरोध पता होना चाहिए। और हमें पता है कि AB का प्रतिरोध है हमारे पास, AB का प्रतिरोध है हमारे पास 5 ओम। 5 ओम AB का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम 75 सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखिएगा, इधर प्रतिरोध होगा, हम कह सकते हैं इधर जो लंबाई बची है 25 सेंटीमीटर बची है। इनका और इनका अनुपात कितना बचा है? तो इनका अनुपात जो बचा है वो है हमारे पास, कह सकते हैं 75 और 25 का अनुपात। लिख दे AC अनुपात BC जो है हमारे पास 75 अनुपात 25 है। इसे अगर हम काटेंगे तो AC अनुपात BC हमारा 3:1 बचेगा। 25 से काट दीजिए, 3:1। अर्थात AC का प्रतिरोध हम लिख सकते हैं, AC का प्रतिरोध बराबर में हम लोग लिखेंगे 3x और जो BC का प्रतिरोध है, BC का प्रतिरोध जो होगा वो लिखेंगे 1x। जिस अनुपात में दिए उसी अनुपात में प्रतिरोध मान लेते हैं। 3x और 1x दोनों, इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध, दोनों का योग हमारे पास 5 ओम दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 3x प्लस 1x बराबर में 5 ओम है। तो 4x बराबर में 5, x बराबर में 5/4। x बराबर में 5/4 हमें निकालना है। AC का प्रतिरोध, AC का प्रतिरोध क्या होगा? तो AC का प्रतिरोध बराबर है 3x। 3x माना है ना, तो 3x का मतलब हुआ 3 × 5/4, 5/4। तो 5 तिया 15/4 ओम। AC का प्रतिरोध भी पता चल गया है 15/4 और इसमें धारा प्रवाहित है कितनी वो भी हमें पता चल गया है। अब हम इन AC के सिरों के बीच का विभवांतर निकाल लेते हैं। AC के सिरों के बीच का विभवांतर अर्थात VAC जिसे कहेंगे वो कितना होगा? तो I मतलब R का मतलब है AC का R और AC का प्रतिरोध कितना है 15/4। तो यहां पर लिख देते हैं 15/4। इसे जिससे आप व्यक्त करना वो लिख लेना, ठीक है। VAC बराबर में I का वैल्यू क्या है बताइए भाई? I का वैल्यू 6/11। R का मतलब ये तो 15/4 दिए है यार, काट दीजिए 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो VAC बराबर में 15 दूना 30/11 दूना 15 तिया 45, 15 तिया 45, 11 दूना 22। और इसको अगर हम काटें तो VAC बराबर में हो जाएगा 22 दूना 44। 1 बचा 10 हुआ, 10 में नहीं गया, 0 लगाया 100 हुआ। 22 चक्कू 88, 12 बचा। फिर
22 पंचे 110 ऐसे हो जाएगा, ये इतना वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो AC के सिरों के बीच का विभवांतर आ गया, और जो AC के सिरों के बीच का विभवांतर होगा वही सेल का विद्युत भागबल होगा, अर्थात सेल का विद्युत भागबल E1 बराबर भी होगा हमारे पास 2.045 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है, तो इसलिए हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकते, बहुत ही कम क्वेश्चन लिए हैं मुझे पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इसी चैप्टर के अभी कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही बस रहने देंगे, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि इसे दबा के शेयर करना है, शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं आपके न्यूमेरिकल्स की, और आप न्यूमेरिकल्स का डर अपना हटा सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं इसी चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं, बाय, पढ़ते रहिए।